आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आखिरी टॉपिक है। यस, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का दोस्तों आखिरी टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे कैपेसिटेंस की ओर। बट सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो कैपेसिटेंस को आने में थोड़ा समय लगेगा, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कैपेसिटेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तब तक वेट करो, रुको, सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज तो हमारा आखिरी टॉपिक है, तो खुश रहो खुश रहो खुश हो। लेकिन चैप्टर का नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का है। ठीक है, तो बस यही बोलना था। और आज एक और चीज़ यार, आज का जो टॉपिक है, रियली बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो एक चीज़ सुन लो, कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाओ, उसमें लिखो और सारे कंसेप्ट्स को एक बार अच्छे से पढ़ो, समझो। और अगर कोई भी कंसेप्ट में आपको डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दे दूँ। ठीक है, तो बस ये बोलना था। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखो, आज का टॉपिक है, मार्कर कहाँ गया, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। तो आपके आज पूरे कंसेप्ट्स जो है ना वो खुल जाएंगे, मज़ा आ जाएगा आज। हाँ, एक बात सुन लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, आपने नहीं पढ़ी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जाइए यूट्यूब पे टाइप कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बाय स्टडी विथ हर्ष। वहाँ मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स और इवन ब्रॉड कंसेप्ट्स को भी क्लियर किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, वहाँ जाके इसको देखिए, फिर और मज़ा आएगा पढ़ने में। अब टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें एक चार्ज रखा हुआ है, उसकी वजह से हमें, है ना, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखनी है। मान लो सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस रखे हुए हैं, और देखो मैं आपको बता दूं, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, याद रख, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, ये ऐसा बोलो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म के लिए हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड्स पैरेलल होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए और इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस याद रखनी है। कुछ शायद वैसी बनाने की मैंने कोशिश की है, इसलिए लिखा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी कैन से दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में काम हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ यूनिफॉर्म का है। समझ गए? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पैरेलल होनी चाहिए फील्ड लाइंस स्ट्रेट होनी चाहिए, और फील्ड लाइंस इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम सिंगल चार्ज के लिए देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस के लिए देखेंगे, और सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस में एक स्पेशल केस लेंगे, ड्यू टू अ डाइपोल। ये 3 केसेस आज हमें पढ़ने, पहला, दूसरा, तीसरा। तो मैंने आपको छोटा सा एक कंसेप्ट बता दिया कि आज हमें करना क्या है, समझ गए ना। अब शुरू करते हैं पहले केस से। पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे। पहला केस बताऊंगा जैसे, तो आप सोचोगे यार ये क्या बता रहे हैं, इसलिए पहले मैं आपके जितने भी दिमाग के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करो। तो हमने क्या पढ़ रहे हैं, लिख लेना आप, टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ single charge
इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लिख लिया। अच्छा, पहली बात तो हमने सबने पढ़ा है और मैं शायद आपको लेक्चर्स में हर लेक्चर में बताता आ रहा हूँ एक बात। ओ क्या बात है, जिनने लेक्चर देखा उनको समझ में आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर देख लो प्लीज़, हैं। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ एक बार जाके देख लो उसको। देख कर आओगे यहाँ समझोगे, मज़ा आएगा। डायरेक्ट समझोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या बता रहा हूँ, इसका मतलब पकड़ो। और जिन्होंने लेक्चर देखा है वो साफ साफ बोल देंगे ये लाइन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि किसी भी सिंगल चार्ज, किसी भी आइसोलेटेड चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लो, फिर हम क्यों निकाल रहे हैं? एनी रीज़न हो? इतना बात तो समझे हो कि किसी भी सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आगे और कुछ भी लिखा है, उसको भी देखना। ऐसे नहीं यहाँ तक देख लियो और यार वो स्टडी विद हर्ष ने तो बताया था कि किसी भी सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये क्वेश्चन तो रोंग है, छोड़ के आ जाओ, जीरो मिल जाएंगे। लेकिन आगे तो पढ़ा ही नहीं। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आ गया। यहाँ तक तो स्टेटमेंट मैं मानता हूँ गलत है, लेकिन आगे भी पढ़ो। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ तक पूछता है कि जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लो आपके में क्वेश्चन आ गया, चलो पेपर में क्वेश्चन आ गया, अब उसका आंसर आपको देना है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आंसर बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज एग्जिस्ट, मतलब ऑप्शंस एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, मे बी और मे नॉट बी, नॉन ऑफ द अबव। तो यस, योर आंसर इज करेक्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जिसने नहीं पढ़ा है ना, तो वो तो यही सोचेगा चाहे कोई सी भी फील्ड हो, कुछ भी हो, हमने तो ये पढ़ा है कि किसी भी सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आंसर क्या देगा? डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने मेरे लेक्चर्स देखे, तो वो बोलेंगे नहीं यार, आगे तो लिखा है इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। भैया एग्जिस्ट करती है, ठीक है, एग्जिस्ट करती है, समझ लो। एक मिनट रुकना, मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, एग्जिस्ट करती है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा आपके दिमाग में कि क्यों करती है। रुको यार, थोड़ा सा सब्र करोगे, सब पता चल जाएगा। तो ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, एग्जिस्ट करती है। अब आगे बढ़ेंगे, सब पता चल जाएगा। अब चलो, अब शुरू करते हैं इसका कुछ कंसेप्ट क्या है क्या नहीं। मान लो इन्फिनिटी पर मेरे पास वही मेरा छोटा सा एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, है ना। और इन्फिनिटी, और यहाँ पहले से ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कैसी है? यूनिफॉर्म है। कैसी है? यूनिफॉर्म है। यार एक ही बना दें क्या? चलो दो बना देते हैं, यूनिफॉर्म दिखे, बस यूनिफॉर्म दिख रही है, गुड। ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है। इस चार्ज के आने से पहले ही ये फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। अभी ये चार्ज आया भी नहीं, तब भी ये फील्ड पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है। मतलब समझ गए ना? बस अब इन्फिनिटी पर हमारा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और हमें इस पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाना है, और जो भी वर्क डन होगी उसे हमें बोलना है W। पहले तो ये सोचो कि हाँ वर्क डन होगी कि नहीं होगी, फिर बाद में आगे बात करेंगे। तो बताओ कि यहाँ वर्क डन होगी। अच्छा, मैं इसको मिटा दूँ, अगर मैं इसको मिटा दूँ, ये कन्फ्यूजन नहीं है, मैं एक कंसेप्ट क्रिएट कर रहा हूँ कि सिंगल चार्ज की वजह से अगर अकेला सिंगल चार्ज रखा हुआ है तो क्या वहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये बता रहा हूँ। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से स्टेब्लिश्ड है और मैं सिंगल चार्ज को ला रहा हूँ, तो क्या वहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैं ये कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ।
तो समझो, मैंने इन्फिनिटी से जरा सा टच कर दिया, धीरे धीरे बेचारा आया आया और पॉइंट ए तक पहुंच गया। यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, मतलब हमको यहाँ कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब यहाँ कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं हुआ। एक्सटर्नल वर्क नहीं होने के कारण यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। लेकिन अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही है। अब हमें इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज की होगी। जो हम एक्सटर्नल वर्क करेंगे वो इस चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। अब यहां हमको वर्क करना पड़ेगा और बाय द एक्सटर्नल फोर्स। समझ गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहां लग रही है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इधर है, तो हमें यहां बेशक एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क करना पड़ेगा और जो वर्क किया है वो इस चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मतलब अब क्लियर हुआ कंसेप्ट, क्या बताना चाह रहा था? बस ये तो बोल रहा था, सिंपल सी बात थी। आप सोच रहे यार कन्फ्यूजन हो रहा, कोई कन्फ्यूजन नहीं, मैं आपको एक कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा था। अब समझ गए? चलो क्लियर। तो भैया अब अच्छे से बना देते हैं, वरना आप लोग बोलोगे क्या लिख दिया, क्या बना दिया, क्या कर रहा है। प्लस क्यू चार्ज मेरा यहाँ प्यारा सा बेचारा रखा हुआ है एट इन्फिनिटी, उसको बेचारे को एट इन्फिनिटी भेज दिए। यहाँ पहले से ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। थोड़ा अच्छा बनाता हूँ कि आपको लगे यार कुछ तो आता है। ये अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। यहाँ पहले से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और मुझे इस चार्ज को पॉइंट ए पर लाना है विथ पोजीशन वेक्टर, सॉरी माफ़ करना, इस चार्ज को इन्फिनिटी से पोजीशन वेक्टर आर तक लाना है। तो हम सबसे पहले कार्टेशियन का काम कर लें, कार्टेशियन कंसेप्ट। मान लो पॉइंट ए को यहाँ बनाओ यार, ठीक है, यहाँ बना लो पॉइंट ए आर, ठीक है, ओ ए। तो ओ ए क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है, मतलब मुझे इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से पोजीशन वेक्टर आर या ओ ए तक लाना है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? अच्छा, मैं इस चार्ज को लाया यहाँ तक ले आया। मैं कैसा भी लाऊं, मैं ऐसे लाऊं, ऐसे लाऊं, ऐसे लाऊं, कैसे भी लाऊं, तीनों के केसेस में जो वर्क डन होगी वो सेम होगी, क्योंकि यहाँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है या वर्क डन बाय अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और आपको पता है वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होती है। सिंपल, तो वही काम है, तीनों में वर्क डन सेम होगी। अब अरे यार वर्क डन, अच्छा बताओ, हाँ वर्क डन बताओ ना, वर्क डन क्या होगी? वर्क डन क्या होगी? सिंपल, चार्ज प्लस क्यू को इन्फिनिटी से पोजीशन वेक्टर आर तक लाया तो वर्क डन होगी चार्ज क्यू इनटू पोटेंशियल एट पोजीशन वेक्टर आर। अब इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। निकल तो गया वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी भी निकल जाएगी, कोई मतलब बहुत सिंप्लिसिटी। लेकिन ये वी आर का क्या मतलब है? यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, समझ में नहीं आता वी आर क्या है। चिंता मत करो, हूँ तुम्हें बताने के लिए। आपको मैं बता दूँ, जब अगर पिछले केस में, अब मेरे को याद दिलाना पड़ेगा, पिछला केस याद दिलाना पड़ेगा। अज्यूम करो, फिजिक्स है, अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा यहाँ अज्यूम करो कि सही में रियली हो रहा है। ये आपका चार्ज, रुको सब छोड़ दिया, ये आपका चार्ज इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, समझो आपका चार्ज इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ऐसा दिखता है, ठीक है। पॉइंट ए ये है और यहाँ कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मैंने इस चार्ज में जरा सा फोर्स लगाया, फर्स्ट ऑफ मोशन अचीव किया, दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ मोशन अचीव किया, आया 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 आया, फिर मैंने जरा सा फोर्स लगा दिया, पॉइंट ए पर रुक गया। इतने कम फोर्स से वर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहा। ये बात तो क्लियर है, मतलब यहाँ कोई भी पोटेंशियल एस्टेब्लिश नहीं हुआ, पोटेंशियल जीरो रहा, इसलिए तो वर्क जीरो हुआ। पोटेंशियल था ही नहीं, पॉइंट ए पर पोटेंशियल था ही नहीं। हाँ अब लेकिन वहाँ चार्ज आ गया, चार्ज जैसे आए पॉइंट ए पर तो वहाँ पोटेंशियल डेवलप हो गया, लेकिन पहले से तो पॉइंट ए पर कोई पोटेंशियल नहीं था ना, इसलिए तो वर्क डन जीरो हुआ, सिंपल। लेकिन यहाँ पहले से एक पोटेंशियल है बाय एक्सटर्नल, माफ करना, बाय हाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वो समझो। पॉइंट ए पर पहले
पोटेंशियल नहीं था, वो सिर्फ पॉइंट ए था, सिंपल। लेकिन अब पॉइंट ए पर पोटेंशियल है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये किसका पोटेंशियल है? ये चार्ज का पोटेंशियल है जो यहां आया? नहीं, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल है एट पोजीशन वेक्टर आर। लिखो, कहां गया? तो लिखो इसको, क्या है ये? वी आर क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन वेक्टर आर। हुई बात क्लियर? तो ये लिख लिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको प्लीज लिखो, ठीक है। अब मैं यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, जगह का मैं, सॉरी, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू, अब देखो जो भी हमने वर्क किया, जितना भी हमने वर्क किया प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में ड्यू टू द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वर्क इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा एंड वी गेट Q इंटू वी आर। मजा आ गया। ये लिख डालो, लिख डालो। U पोटेंशियल एनर्जी, Q चार्ज, पॉइंट चार्ज एंड वी आर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वी आर समझना ज़रूरी था। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अब जो सेकंड केस पढ़ेंगे ना उसमें आपको थोड़ा सा इसका एलेबरेटेड फॉर्म मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ समझा दिया। अब डायरेक्ट लिखेंगे ड्यू टू टू चार्जेस, दो चार्जेस की वजह से बनाए, देखें। अरे यार अब अरे क्या हो रहा है यार? हाँ ये सही है, ठीक है, पहली बार में अच्छी बनी है थोड़ी। ई है, ये हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन्फिनिटी पर हमारे पास मान लीजिए एक कन्फिग्रेशन रखा हुआ है, मान लीजिए इन्फिनिटी पर हमारे पास एक कन्फिग्रेशन रखा हुआ है, ठीक है। इस कन्फिग्रेशन में दो चार्जेस हैं Q1 Q2, और ये कहाँ रखे हुए हैं? इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी। अच्छा, और हमें Q1 चार्ज को पॉइंट ए पर लाना है और हमें Q2 चार्ज को पॉइंट बी पर लाना है, और ये काम करने में हमारी सहायता करेगा एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, Q1 को हम ला रहे थे इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को देखकर हम घबरा गए। कोई दिक्कत नहीं, हम लाते गए लाते गए लाते गए, और अब बोला बताओ कितना वर्क डन होगा बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 एट इन्फिनिटी, सॉरी इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजीशन वेक्टर R1। बताओ। तो एकदम सही, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। वर्क डन इज इक्वल्स टू Q1 चार्ज है ना, इंटू V इंटू, ठीक है, क्लियर। वर्क डन इज इक्वल्स टू Q1 इंटू VR1। अब ये VR1 क्या है? सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो पॉइंट पर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है एट पोजीशन वेक्टर R1, वो है V। समझ गए? तो लिख सकते हो आप V क्या है, VR1, वो मैंने आपको पीछे भी बता दिया था। चलो ठीक है, तो वर्क डन निकल गया है ना, किसके द्वारा? फ्रॉम लिख लो, फ्रॉम इन्फिनिटी टू फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट सही है। अब निकालते हैं वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेकंड, मतलब कि अब सेकंड चार्ज देखते हैं कि सेकंड चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाएंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। लिख लिया, इसको कहीं ऊपर लिख लेते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू Q1 इंटू VR1। ये पोटेंशियल जो है ना, याद रखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो पोटेंशियल है ना, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डेवलप हुआ है। याद रखना, ये जो पोटेंशियल है किसके द्वारा डेवलप हुआ है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डेवलप हुआ है। मतलब ये पोटेंशियल पॉइंट ए पर पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था। किसके द्वारा?
इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, इसलिए इस चार्ज को लाने में हमें यहाँ दिक्कत हुई, इसलिए इस चार्ज को लाने में हम वर्क करना पड़ा। हश, ये तो हो गया। अब वर्क डन फ्रॉम, अभी हमारा Q1 आ चुका है भैया, Q1 आ चुका है, Q2 दुख हो गया, Q2 को दुख हो गया भैया, Q1 चला गया, ये लो Q1 यहाँ आके स्थापित हो चुका है, ये लो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेकेंड। अब देखते हैं, ओह अब तो दिक्कत हो गई। अरे यार मान लो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अब तो दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, चार्ज भी है, तो बेचारे इसको लाने में हमको वर्क तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, समझो। मतलब यहाँ इस खेल में, पहले वाले खेल में Q1 को मारने के लिए सिर्फ एक इंसान था, लेकिन दूसरे वाले खेल में Q2 को मारने के लिए दो लोग, दो पहलवान बैठे हैं। मतलब अगर हमें जीतना है तो हमें यहाँ आना है, इन दोनों को हमें मारना है, इन दोनों को हमें मारना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ आने के लिए हमें बहुत मेहनत और बहुत वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। चल सबसे पहले हम देखते हैं जब Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्शन में आएगा तो क्या होगा, फिर Q1 पे देखेंगे। तो Q2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो हमें वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क क्या होगा, दैट इज Q2 इंटू V R2। ये तो सिंपल था। क्या हमें और भी वर्क करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। Q2 पर Q1 भी पोटेंशियल लगाएगा, मतलब यहाँ भी वर्क होगा, बिल्कुल होगा, इसकी भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये भी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, पोटेंशियल डेवलप होगा, तो वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो कितना होगा, Q2 इंटू V। V किसका पोटेंशियल है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल नहीं है। अरे बाप रे, यस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल नहीं है, ये इस Q1 चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो पोटेंशियल है, समझ लो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल नहीं है, ये Q1 चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, जो Q2 को रोकेगा यहाँ तक आने में, वो पोटेंशियल है। इसलिए बोल रहा था कंसेप्चुअली समझो, शुरू में ही बोला था। और मान लो ये O है, O से B तक का जो डिस्टेंस है, O से जो B तक का डिस्टेंस है वो है R2। तो हमें इन दोनों के बीच का पोटेंशियल, माफ करना, पोजीशन वेक्टर लेना है, दैट इज R। बस अब सारी वैल्यूज पुट करके लिख लो, तो क्या हो जाएगा, Q2 इंटू VR2 इंटू Q2 इंटू V। पोटेंशियल क्या होगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इसको ऐसा लिख लो, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब हम निकालते हैं टोटल वर्क डन, मिटा दें सब क्लैरिटी। तो वो वर्क फ्रॉम, ये वर्क आया फ्रॉम इन्फिनिटी टू 2 और ये वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1, मिटा दें सब, क्लियर। अच्छा, वेरी गुड, मतलब आपको क्लियर हो रहा है। और शिट, चलो कोई बात नहीं, इतना तो याद होगा। टोटल वर्क डन क्या होगा, W टोटल या WT भी लिख सकते थे, दैट इज वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू फर्स्ट प्लस वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेकेंड। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू फर्स्ट कितना है, वो लिखा है Q1 इंटू VR1 प्लस वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेकेंड Q2 इंटू VR2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R भी लिख सकते हो या R12 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी आप लिख लो, ठीक है ना, जो आपने माना। तो यही टोटल वर्क डन, सिंपल, ड्यू टू 2 चार्जेस। अब 2 ही चार्जेस का एक स्पेशल केस लेंगे, समझ में आया, क्लियर हुआ। टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू Q1 इंटू VR1 प्लस Q2 इंटू VR2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। उन दोनों के बीच का कॉमन पोटेंशियल, माफ करना, कॉमन पोजीशन वेक्टर लेना, पोटेंशियल निकल रहा है, कॉमन पोजीशन वेक्टर लेना, दैट इज R या R12, कुछ भी बोल सकते, ठीक है। ऐसे तो R12 लिखोगे तो ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। तो आप R12 लिखो, मेरे हिसाब से तो यहाँ आप R12 कर लो, अब सही है, मिटा दें, क्लियर। अब चलते हैं इसका स्पेशल केस,
टू ही चार्जेस ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस में एक स्पेशल केस दैट इज ड्यू टू अ डाइपोल। अब आने वाला है सबसे ज़्यादा मज़ा और बस लेक्चर ख़त्म। लेकिन डाइपोल का केस देखते से ही आपकी आँखें, कान, सिर सब खुल जाएगा। तो ड्यू टू टू चार्जेस, ऐसे नहीं, ड्यू टू अ डाइपोल लिख लो डायरेक्ट। समझ गए ना एक स्पेशली केस है इसका। ये आपकी यूनिफॉर्म, अब इसका डायग्राम थोड़ा अलग है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह दिख रही है, क्लियर होगा, ख़त्म हो रही है शायद, क्लियर दिख रहा है। ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ आपका डायपोल रखा हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये ए है और ये ए है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2a, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू। आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप सबको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डायपोल के ऊपर जो नेट टॉर्क लगता है, माफ करना पहले नेट फोर्स की बात कर लेते हैं, जो नेट फोर्स होता है वो ज़ीरो होता है, सिंपल। एक और बार फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी डायपोल के ऊपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स ज़ीरो होता है, ठीक है, लेकिन नेट टॉर्क ज़ीरो नहीं होता। नेट टॉर्क होता है P क्रॉस E, ठीक है ना। नेट टॉर्क क्या होता है, P क्रॉस E होता है, लेकिन नेट फोर्स किसी भी डायपोल में लगने वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़ीरो होता है। ये बात क्लियर है। अच्छा, टॉर्क लग रहा है तो मान लो क्या हुआ, अब समझो, कहानी समझो, ये तो क्लियर हो गया ना, ये बात क्लियर। अब मान लो हमने एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाया जिसके कारण हमारा जो डायपोल है वो मूव किया फ्रॉम θ1 टू θ2, फ्रॉम θ1 टू θ2। θ1 किसको ले लें, ये θ1 है, ये θ2, ऐसा। तो हमने एक्सटर्नल टॉर्क लगाया, ऐसा टॉर्क वर्क लगाया और हमारे डायपोल को हमने रोटेट किया फ्रॉम θ1 टू θ2, क्लियर। अच्छा, ये क्लियर हो गया, मिटा दें। तो ये एक्सटर्नल टॉर्क लगाने के बाद हमें एक छोटी सी वर्क डन करनी पड़ी, dw, मतलब हमारे टॉर्क ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में छोटी सी वर्क डन की, dw, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ नेट टॉर्क। नेट टॉर्क में एक्सटर्नल टॉर्क, और कहाँ से कहाँ, θ1 से θ2, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो हमें छोटी सी वर्क डन करनी पड़ी, dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ θ1 टू θ2 एक्सटर्नल टॉर्क। अब एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू क्या है, P क्रॉस E, है कि नहीं, θ1 से θ2 जा रहे हैं, क्रॉस लगा है। आपको पता है जब भी हम क्रॉस को हटाते हैं, रिप्लेस करते हैं तो क्या लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्लेस करते हैं तो क्या लगता है, वेरी गुड, साइन थीटा। तो θ1 से θ2 PE साइन थीटा डी थीटा के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो अब ऊपर का मिटा रहा हूँ, तो अभी छोटा से वर्क डन निकल रहा है, इसको भी इंटीग्रेट कर डालो, 0 से W, तो P और E तो बाहर निकल गए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। सबको पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज़ माइनस कॉस थीटा। तो माइनस PE कॉस, नहीं अभी मत माइनस लगाओ, PE माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2, PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यू गेट दिस आंसर, और यही आता है हमारा टोटल वर्क डन। और देखो हमने जितना, आप मेरे को आप सिंपली बताओ, हमने जितना भी वर्क किया इस डायपोल को मूव करने में, हमने जितना भी वर्क किया वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो बस सिंपल, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा, टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज PE cos
θ1 माइनस कॉस θ2। अब इसके कुछ केसेस होते हैं, है ना। वैसे तो आप कर लोगे, मुझे यकीन है, लेकिन सबको साथ लेकर चलना है तो हम इसके स्पेशल केसेस भी करेंगे, ठीक है। तो ये तो अभी नोट डाउन कर लो। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी U इज इक्वल्स टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। क्लियर, मिटा दें पूरा, ओके। तो आपको लग रहा होगा यार मैंने कहीं पढ़ा है, मैंने कहीं किया है ये चीज़, बिल्कुल की हो, वर्क डन पढ़े हो ना, किसी भी डायपोल के द्वारा कितना वर्क किया जाता है इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यही आया था ना, बिल्कुल आया था। ये आया तो था, लेकिन आप सोचो इसके बाद एक और चीज़ आई थी, वो आपने क्यों नहीं लिखी, वो आपको स्पेशल केस में मिलेगी, और वहाँ हमने स्पेशल केस किया था, यहाँ हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, समझ गए। बस फर्स्ट चैप्टर में किया है, सब पता है, क्लैरिटी है। अब स्पेशल केस ले लो। क्या है स्पेशल केस? अरे भैया स्पेशल केस तो चल ही रहा है, फिर स्पेशल केस कौन सा? स्पेशल से स्पेशल केस लो। मान लो हमने डायपोल को एट एन एंगल 90 डिग्री ले लिया विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा डायपोल है, -q + q, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में जो θ1 है वो 90 हो जाएगा, जो θ1 है वो 90 हो जाएगा, और θ2 को हमने मान लिया थीटा, ठीक है। तो U इज इक्वल्स टू PE cos θ1 मतलब 90 माइनस cos θ2 दैट मीन्स थीटा। cos 90 सबको पता है 1 नहीं 0, तो माइनस PE cos θ, और वी कैन से दैट U इज इक्वल्स टू माइनस P डॉट E। और इससे क्लियर दिख रहा है कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रही है? एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, और वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? चलो ये तो क्लियर हो गया छोटा सा। एक और स्पेशल केस है इसका, जब आपका डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होगा, मतलब ये आपका डायपोल है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। थोड़ी इंक खत्म हो गई ऐसा लग रहा, तो बताओ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, θ1 0 हो जाएगा और θ2 थीटा रह जाएगा। U इज इक्वल्स टू PE cos θ1 मतलब कि cos 0 माइनस cos थीटा। U इज इक्वल्स टू PE cos 0 1 माइनस cos थीटा। ये आंसर आ गया। अब तो मार्कर भी चलना बंद हो गया, और मेरे हिसाब से ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। तो बस यही था आज का लंबा सा लेक्चर। और हैप्पी न्यूज़ भी है कि यार आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा वो ख़त्म हो गया। अप्रॉक्सीमेटली इस टॉपिक ने 16 to 17 वीडियोस तो लिए, लेकिन मैंने आपको हर एक लेक्चर में इतनी डीप इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर आप इन लेक्चर्स को पढ़ के क्वेश्चंस लगाओ तो आप समझोगे कि क्वेश्चंस में हो क्या रहा है। तो यस, आप इस पूरी सीरीज़ को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की पूरी सीरीज़ को अगर आप अच्छे से सोच समझ के देखेंगे तो मैं सही बता रहा हूँ, आप सारे क्वेश्चंस सिंपली सॉल्व कर लेंगे। मैंने इतना डीप इन्फॉर्मेशन दी है, और इवन मैंने आपको उसके क्वेश्चंस भी कराए हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड टॉपिक्स जो अभी तक मैंने पढ़ा है उसके कराए हैं। अभी कुछ टॉपिक्स के बच गए, चिंता मत करो यार, कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, ठीक है ना। तो वो टॉपिक्स भी कंप्लीट कराने हैं। तो बस यही था आज का एक एक्सपेंडेड सा लेक्चर। तो अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा तो अभी लेक्चर को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के लिए। तब तक के लिए ओके बाय, ठीक है। और करेंगे अब कुछ समय बाद कैपेसिटेंस।